सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका प्यारा फेवरेट केमिस्ट्री का सर आया हूँ आज आप लोगों के लिए एक नए चैप्टर या एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है दोस्तों सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यस, ये 11th स्टैंडर्ड का हमारा सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। होपफुली शायद से वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, बट अगेन हम सब बिल्कुल इंजॉयमेंट के साथ अपना ये पहला फर्स्ट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में और स्विंग के साथ कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, बट आधा तो एटलीस्ट या थोड़ा पोर्शन जो है हम चाहेंगे कि इसका कंप्लीट हो और हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे जो कि हमने 10th स्टैंडर्ड में शायद पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा थोड़ा, बट अब कोशिश ये होगी कि हम उन्हीं कंसेप्ट्स को थोड़ा सा और हायर लेवल के लिए सीखें। ये चैप्टर जैसा इस चैप्टर का नाम वैसा एग्जैक्टली इस चैप्टर का काम, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, ये चैप्टर एक्चुअल में ऐसे कंसेप्ट्स के साथ डील करेगा जिसको आप हायर स्टैंडर्ड्स में जब आप पास आउट होगे 11th 12th या फिर और ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड में, तो ये कुछ फंडामेंटल्स बनाने का काम करेगा आपके इस केमिस्ट्री के ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए। तो हम आज इस चैप्टर के माध्यम से एक्चुअल में हमारे केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स के कुछ बेसिक्स को क्लियर करेंगे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंसी के साथ कंप्लीट करके बहुत अच्छे फंडामेंटल्स बनाएंगे। और आपने ये तो चीज़ सुनी होगी कि बिल्डिंग के लिए बेस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने उतना अच्छा है ना। तो हम भी इस चैप्टर का केमिस्ट्री का बेस बनाने वाले हैं मेरे दोस्त इस चैप्टर की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो इस चैप्टर में बार बार यूज होंगी या फिर लगेंगी, तो हमें वो सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि चैप्टर में हम किन किन चीजों का यूज करेंगे, कैसे कैसे टर्म्स हम बार बार फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स या हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें कुछ चीजों के बारे में ऑलरेडी आइडिया है, बट फिर भी चलो हम एक बार रिवाइज के तौर पर इन चीजों को पढ़ लेते हैं वापस से। सबसे पहला टर्म इस चैप्टर के अंदर, जब आप अपनी एनसीईआरटी या फिर महाराष्ट्र की स्टेट बुक जो भी आप खोलें, कोई भी टेक्स्ट बुक, जनरली सबसे पहला टर्म जो आपको पढ़ाया जाता है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, वो होता है मैटर। वो होता है क्या? वो होता है मैटर। नाउ व्हाट इज एक्चुअली दिस टर्म मीन्स, मतलब मैटर का मतलब क्या है? वो मटर नहीं यार, मटर नहीं, इट्स अ मैटर। मैटर मतलब क्या? तो यहां पर एक प्यारा सा छोटू सा डेफिनेशन लिखा हुआ है हमने मैटर का। क्या आप पढ़ पा रहे हैं इस डेफिनेशन को? चलिए साथ में पढ़ते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द मास and space. Now very important term, this both are very important term और हम सब क्या करते हैं, important terms को underline करते हैं, ठीक है। तो इस definition में ये दो terms जो दिख रहे हैं, mass and space, they are very important, very important. Now let's understand what it means. Let's understand that what this terms means. सबसे पहले mass मतलब क्या? तो देखो केमिस्ट्री में वैसे देखो मास और वेट में देयर इज अ डिफरेंस जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, मास और वेट को एक ही मान लेते हैं। मतलब अगर किसी के पास वजन है या उसका खुद का मास है तो वो मैटर है, और अगर किसी के पास वजन है, अगर किसी के पास उसका खुद का मास है, तो मेरे दोस्त वो अपना स्पेस, अपना एक एरिया, अपना एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। समझिएगा बात को ध्यान से। अगर किसी चीज के पास मास है तो वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एंड दैट इज व्हाट मैटर कॉल्ड। मतलब ध्यान से एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं एक्सपेरिमेंट से पहले, एक सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे बस उसका जवाब देना आप लोग, ठीक है। मान लो कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट समझो बात को, अभी मैंने क्या बोला, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। तो क्या इस डेफिनेशन के हिसाब से गैस एक मैटर होना चाहिए?
समझो यार बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या गैस के पास वजन है, क्या मास है, मास है, मास नहीं, मुझे लग नहीं रहा, फील नहीं हो रहा है, बट क्या उसके पास मास है। चलो उसे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में गैस को मैटर की कैटेगरी में रखना सही है। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का तो यार मुझे पता है, अगर बाल्टी में मैं एक पानी का बकेट फुल कर दूं तो उस बकेट को उठाऊंगा तो मुझे फील होगा कि हाँ उसके पास मास है। सॉलिड का तो मुझे पता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस उठाऊंगा भारी लगेगा, हाँ उसके पास भी मास है। बट मेरा सवाल ध्यान से समझना, क्या हम गैस के मास को फील कर सकते हैं? हम तो बहुत फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, कोई फ्रिक्शन कुछ तरीके का कुछ महसूस होता है क्या हमें? नहीं। एक्चुअल में अगर हम फील करना चाहें तो ह्यूमन बॉडी को ऐसा कुछ फील नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हम ये कह दें कि गैस मैटर है? और किस बेसिस पे कह रहे हैं? जब हमें फील नहीं हो रहा है कि उसके पास मास है तो किस बेसिस पे कहा जा रहा है? चलो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और शायद हम सब उससे सीख पाएंगे। इमेजिन करो हमारे पास एक हैंगर है। क्या है? हैंगर। हैंगर, ठीक है, इमेजिन करते हैं एक हैंगर है और एक हैंगर के एक कोने में एक बैलून लटकाया है, दूसरे हैंगर के कॉर्नर पर एक और सेम वेट का सेम वॉल्यूम का कह लो या सेम मास का बैलून लटकाया है। मतलब ये क्या है? ये मेरा बैलून नंबर 1 है, इसके अंदर 1 लिख देते हैं, बैलून नंबर 1। और ये क्या है? ये मेरा बैलून नंबर 2 है ना? इमेजिन करते हैं हमारे पास एक हैंगर था और हैंगर के इस कोने में एक बैलून है, हैंगर के इस कोने में भी एक बैलून है। अब इमेजिन कीजिएगा कि ये दोनों, बिकॉज हम सब जानते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो यानी कि अगर इसका वेट और इसका वेट सेम होगा तो मैं अगर इसे किसी स्टिक पर लटकाना चाहूंगा, किसी स्टिक पर लटकाना चाहूंगा, किसी स्टिक पर या किसी पॉइंटेड चीज पर लटकाना चाहूंगा, तो वो बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इधर का मास सेम है और इधर का मास सेम है, तो इसके लिए ये बैलून या फिर ये एंगर गिरेगा नहीं। समझिएगा बात को, मास यहाँ भी सेम है और मास यहाँ भी सेम है। अगर मास दोनों जगह का बराबर है तो ये एंगर बैलेंस्ड रहेगा। वेरी गुड टर्म, बैलेंस्ड रहेगा। ये बैलेंस्ड है तो ये गिरेगा नहीं एक तरफ, है ना? लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम क्या करें, हमें पता है मुझे और आपको गुब्बारे फोड़ना बहुत पसंद है ना? तो हम क्या करेंगे, हम पिन लेकर आएंगे, हम पिन लेकर आएंगे और मार देंगे एक साइड के गुब्बारे को। समझ रहे हो बात को? अगर मैं पिन यहाँ के गुब्बारे पे मार दूंगा तो क्या होगा भैया? गुब्बारा फूट जाएगा। यस और नो बताइए? हाँ बिल्कुल, अगर मैं इस गुब्बारे पे पिंच कर दूं तो गुब्बारा फूट जाएगा, नो डाउट फूट जाएगा। यस बिल्कुल फूट जाएगा सर। लेकिन अब मुझे बताना, क्या ये एंगर बिल्कुल पहले की तरह बैलेंस्ड खड़ा रहेगा? आप ऑब्जर्व ये करोगे कि ये एंगर एक साइड इंक्लाइंड हो जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां पर ये एंगर जैसे ही गुब्बारा फोड़ा, एक साइड इंक्लाइंड हो गया, एक साइड इंक्लाइंड हो गया, गिर गया। यस गिर गया, बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरह गिर गया। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये जो है ये इस साइड गिर जाएगा। तो ऐसा हुआ क्यों? समझिएगा बात को। अगर इस बैलून के अंदर क्या है, इस बैलून के अंदर क्या है भैया? अगर आप बैलून फुलाते हो तो बैलून के अंदर आप क्या डालते हो? एयर डालते हो। यस ऑब्वियसली एयर डालते हो, ऑक्सीजन डालते हो या कोई भी गैस, बट अल्टीमेटली एयर डालते हो। तो अगर आप इसके अंदर, बैलून के अंदर गैस डाल रहे हो तो यहां पर अगर गैस का मास नहीं था तो सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब क्यों हुआ? अपने आप से क्वेश्चन पूछना। मैं नहीं कहता, मैं जो बता रहा हूं वही सीखो, बट अपने आप से क्वेश्चन पूछो। अगर इस बैलून, जो यहाँ पर बैलून था उसके अंदर गैस था, अगर उसका मास ही नहीं होता, गैस का मास नहीं होता, तो ये बैलून गिरना नहीं चाहिए था, ये बैलून वैसे ही खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन जैसे ही आपने बैलून पे पिन मारा, हाँ जैसे ही आपने बैलून पर पिन मारा, बैलून फूटा, एंगर गिर गया। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से या इस छोटी सी एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि चाहे सॉलिड हो या हो लिक्विड, चाहे सॉलिड हो या हो लिक्विड, या फिर जो चीज है वो हो गैस, चाहे इन तीनों में से कोई भी स्टेट की बात करो, सॉलिड की बात करो, लिक्विड की बात करो या गैस की बात करो, अगर वो इन तीनों के किसी भी स्टेट में है, अगर मैटर इन तीनों में से किसी भी एक स्टेट में प्रेजेंट है,
तो समझना बात को, ये तीनों के मैटर के पास होगा मास, और क्योंकि इन तीनों मैटर्स के पास होगा मास, इसके लिए वो लोग ऑक्यूपाई करेंगे अपना खुद का एक स्पेस। समझिएगा बात को, नो डाउट गैस का मास बहुत कम है, बहुत हल्का है, बट है तो, समझ रहे हो बात को। इसके लिए सिखा रहा हूं, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, आप किसी के भी पार्टिकल या मैटर की बात करो, बट उनके पास एक तो मास होगा और खुद का स्पेस भी होगा। इज इट क्लियर? यस और नो? मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूर से समझ में आया होगा। घर पे ट्राई करना जरा यार, ये काफी इजी सा एक्सपेरिमेंट है। क्या लेता है, एक बैलून, दो बैलून, चलो ठीक है, तो प्लीज एक बार घर पे ट्राई करके देखना कि ये डिस्टर्बेंस होता है यानी सेंटर ऑफ मास में, आप समझ जाओगे। तो यहां से हमने सीखा ये कि गैस के पास भी मास होता है उसका खुद का, ठीक है। तो अगेन हमें ये चीज तो पता चल गई है कि गैस के पास मास होता है। तो चलो हम चलेंगे अपने प्रीवियस स्लाइड पर, जहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। अब बहुत ध्यान से देखते हैं। चलो, ये यहां से कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्चुअल में यहां से शुरू हुआ है। हमने अभी अभी ये चीज प्रूव की कि मैटर जो तीन स्टेट्स के होते हैं, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या तो वो लिक्विड हो सकता है, या तो वो गैस हो सकता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, या चाहे वो गैस हो, बट अगर वो मैटर है तो उसके पास मास और स्पेस का होना जरूरी है, तभी हम इसे इस कैटेगरी में रख रहे हैं। समझिएगा बात को, ठीक है। तो मैटर इज नथिंग बट दी anything, I repeat, anything which occupies space and the mass is called matter. Come on, anything which occupies space and mass is called matter. चलिए, there are several types of matter which we can classify it further. काफी टाइप के मैटर्स हैं। सच्चाई बोलूं, देखो सुन नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं। आई थिंक मैंने कहीं किसी जगह पर पढ़ा था कि देयर आर 32 स्टेट्स ऑफ मैटर, बट यार समझो बात को, हम हर चीज एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो एक्सपीरियंस किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब कुछ लोग बोलेंगे प्लाज्मा भी तो होता है, फिर और भी स्टेट्स ऑफ मैटर है, 4-5 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने एक्सपीरियंस किया है, बट ऑब्जर्व जो हुआ है या जो होने की पॉसिबिलिटी बताई जाती है साइंस के अंदर, देयर आर 32 स्टेट्स ऑफ मैटर, बट एक्चुअल में जो हम सिखा रहे हैं जनरली, जिनके बारे में डिटेल में बात की जाती है, वो तो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, ठीक है। तो देयर आर सेवरल मैटर्स एज वेल, बट अभी के लिए ड्यू टू दिस सिलेबस रिस्ट्रिक्शन, और हमें इतना ही पढ़ना है, हमारे सिलेबस में इतना है, इसके लिए हम देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच वी आर गोइंग टू स्टडी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यस, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सो कीपिंग इट वेरी सिंपल, सबसे पहले हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले सॉलिड के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड के लिए स्टेट्स ऑफ मैटर को हम कैसे समझ सकते हैं, और चलो साथ मिलके एक अगेन छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। बहुत आराम से समझिएगा, मैं एक डब्बा बना रहा हूं, एक क्यूब बना रहा हूं। इमेजिन कीजिए मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं, इमेजिन करते हैं मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड। अभी मान लो मेरे पास सॉलिड का एक क्रिस्टल पड़ा हुआ है, मान लो सॉलिड का एक क्रिस्टल पड़ा हुआ है अभी मेरे पास, ठीक है। चलिए यहां पर इमेजिन करते हैं सॉलिड का एक क्रिस्टल पड़ा है, या आप अपनी मर्जी से अभी के लिए चलो पार्टिकल मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, एक सॉलिड का पार्टिकल पड़ा है, ठीक है। अब हम सब लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में जो पढ़ा है मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। वी आर रिवाइजिंग द थिंग्स, रिमेंबर वी आर रिवाइजिंग द थिंग्स। तो अगर ये सही है तो हम सब जानते हैं सॉलिड के जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बीच में ज़्यादा जगह नहीं होती है। What do you I am trying to say is कि बीच में एम्प्टी स्पेसेस की बहुत कमी होती है।
एक दूसरे से बहुत चिपके हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं कहीं थोड़ा सा ओवरलैपिंग दिख गया, नहीं यार वो मेरी मिस्टेक है, ठीक है, बट समझो बात को। हम क्या कह रहे हैं कि ये ओवरलैप तो नहीं है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन समझिएगा बात को, दे आर वेरी क्लोजली अरेंज्ड, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। समझिएगा, ये सॉलिड का एक क्रिस्टल है या फिर पार्टिकल है, उसके अंदर सॉलिड का एक मॉलिक्यूल, सॉलिड का दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते पूरी सीरीज अरेंज्ड होती है। समझिएगा बात को, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 नन्हे नन्हे मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ना बहुत आसपास होते हैं, एकदम चिपक चिपक के, घनिष्ठ मित्रता। समझिएगा बात को, दे वर वेरी क्लोजली अरेंज्ड, दे वर टाइटली पैक्ड, ठीक है। दोनों के दोनों सारे पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसकी वजह से इनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस की बहुत कमी होती है। समझिएगा, यहां से एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताओ तुम समझ पाए या नहीं। मैं पिछले स्लाइड में एक स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूं, किसके लिए? सॉलिड के लिए। फर्स्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं सॉलिड के लिए, देखिएगा, solids are non-compressible. Solids are non-compressible. Non-compressible क्या होता है सर? Non-compressible मतलब दोस्त ऐसी चीज जिसको आप प्रेस नहीं कर सकते, इन शॉर्ट दबा नहीं सकते। समझ रहे हो बात को? अच्छा मुझे बताओ, ये मेरे पास सॉलिड है ना, सब एग्री करते हैं सॉलिड है, दबा रहा हूं, देखो जा रहा है क्या, पुश हो रहा है क्या? अगर हाथ में कोई लिक्विड या बैलून होता जिसमें मैंने पानी रखा है, स्पीयर दबाता आराम से दब जाता, ठीक है, वो प्रेस हो सकते हैं। बट यहां पर देखो सॉलिड्स के केस में, ये सॉलिड है ना, इसको मैं पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, प्रेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स कैसे होते हैं दोस्त? सॉलिड्स जो होते हैं वो जनरली काफी रिजिड्स होते हैं। सॉलिड्स कैसे होते हैं? सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड, ठीक है। तो सॉलिड्स जो होते हैं वो जनरली ठोस होते हैं यार, रिजिड होते हैं, जिसकी वजह से ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। समझिएगा, नॉन कंप्रेसिबल मतलब आप इन्हें पुश नहीं कर सकते। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अगर मैं यहां से पहले वाली स्लाइड पे जाऊं तो देखना बेटे, देख दोस्त, देख मेरे, ये सॉलिड और ये सॉलिड दोनों ना बहुत आसपास अरेंज्ड है, यस और नो? अगर बहुत आसपास अरेंज्ड है मतलब एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं, तो तू ही मुझे बता, इस वाले को और इस वाले को दबाऊंगा दबाऊंगा दबाऊंगा, बीच में खाली जगह नहीं है ना, तो प्रेशर अप्लाई करके दबाऊंगा भी तो भैया जब जगह ही खाली नहीं है बीच में, वो जाएंगे कहां? टूट जाएंगे, बट वो प्रेस नहीं होंगे। यही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर बीच में एम्प्टी स्पेस नहीं है तो उनको चाहे मर्जी जितनी जोर से दबा ले वो टूट सकते हैं, लेकिन कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इसके लिए तो लिखा सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, क्योंकि उनके बीच में खाली जगह नहीं है। दे डोंट कैरी एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स माय डियर, दे डोंट कैरी एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अरेंज्ड। बताओ समझ गए बात को? मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अरेंज्ड, एज सिंपल एज दैट। काफी सिंपल है ना? बहुत सिंपल है यार, ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे हम लोग, यस और नो? बट हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, कम ऑन, ठीक है। तो काफी सिंपल सी चीज है। सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, बताओ समझ गए? यस डेफिनेटली दे आर नॉन कंप्रेसिबल। सॉलिड्स आर रिजिड, यस रिजिड नेचर के होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अरेंज्ड, यस डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। जरा सोच कर बताओ, ये डायग्राम देखना, ये डायग्राम देखो, ये दोनों बहुत आसपास चिपके हुए हैं ना, है ना? तो देखो ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, यस और नो? क्या मैं इन दोनों को इंटरमॉलिक्यूलर कह सकता हूं, है ना?
तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, याद रखिएगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके बीच में, इनके भी बीच में, यार इनके भी बीच में, सबके बीच में, जब कभी भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम प्यार से नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताइए, समझ गए बात को? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जरा सोचकर बताओ, यहां पर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है या वीक? कैसी बात कर रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो? यहां पर इतने पास पास चिपके पड़े हैं एक दूसरे से। अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो दूर दूर जाते एक दूसरे से, इतने पास नहीं चिपक जाते हैं, यानी कि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। अट्रैक्शन जो है सॉलिड के केस में बहुत स्ट्रांग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रांग माय डियर, वेरी स्ट्रांग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ गए कि मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या ऐड करने वाला हूं। यस यस यस, बिल्कुल सही समझे। स्ट्रांग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये होता है सॉलिड्स के लिए कंप्लीट, ठीक है। सॉलिड्स के लिए ये पॉइंट्स अपने टेक्स्ट बुक्स में दिए हैं, आप शांति से पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जा सकते हैं। बट उन पैराग्राफ को, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, बट उनको अगर निचोड़ दो तो इतना सा कंटेंट निकलता है, इत्तू सा, जो हमने ऐसे सीख लिया, चुटकी बजाते ऐसे 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 सीख लिया अपने दोस्त। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सॉलिड्स हमने सीखा, पढ़ा और समझ गए हैं।